नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, मरुस्थल, स्थानीय पवनें, तो इस प्रकार हम आज विभिन्न टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। देखिए, जल संधि क्या होती है, इसे आप ऐसे समझिए, जब दो बड़े जलाशय, जैसे हम समुद्र कह सकते हैं, महासागर कह सकते हैं, या इवन अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं, जैसे दो टंकी हैं। ठीक है, ये दो टंकियां हैं। अगर आपको ये दोनों टंकियां पानी से भरी हुई हैं और इन दोनों टंकियों को आपको आपस में जोड़ना है, तो आप इन दोनों के बीच में एक लोहे का पाइप जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, ये पानी इस पाइप के माध्यम से दूसरी जगह जा सकता है और जो इधर साइड का पानी होगा, दूसरी टंकी का पानी, वो इस पाइप के माध्यम से पहली टंकी में आ सकता है। तो ये जो बीच का ये जल के द्वारा एक रास्ता बना है, जल के द्वारा एक संधि बनी है, इसे ही हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ पर है विश्व का मानचित्र। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको इस साइड एक सागर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पर आपको सागर दिख रहा है, दूसरा एक साइड यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पूरा जो ये नीला नीला पूरा कलर है, ये एक महासागर को बताता है, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक महासागर कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। और जो ये सागर है, इसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप देखिए, ये सागर यहाँ पर तक है और जो भूमध्य सागर है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच को ऐड करने के लिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को यहाँ पर जोड़ने के लिए एक जल संधि बनी हुई है, जिसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। साहब, अभी आप आगे पढ़ोगे। तो इसी प्रकार दो प्रमुख जल राशियों को जोड़ने के लिए जो बीच का एक पथ होता है, जिसके द्वारा ये दोनों जल राशि आपस में जुड़ती हैं, उसे हम जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए विश्व की प्रमुख जल संधियाँ देख लेते हैं, जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जल संधि है, यहाँ पर है मलक्का जल संधि। अभी मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को। चलिए इसे मानचित्र में देख लेते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से सीखनी है, तो आप हमेशा अपने सामने मानचित्र को रखें। मानचित्र से ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आती है और बहुत जल्द समझ में आती है। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चीज़ें देखकर समझकर ही याद हो जाती हैं। तो मलक्का जल संधि कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड मैप में चलते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ चाइना सी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साउथ चाइना सी, और ये है अंडमान सी। तो देखिए, अंडमान सी पूरा नीचे तक फैला हुआ है और यहाँ पर एक बहुत संकरा सा पानी के द्वारा एक रास्ता बना है, और यहाँ है साउथ चाइना सी, जिसे हम दक्षिण चीन सागर कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ये पतला सा रास्ता है, यहाँ पर जो ये पतला सा रास्ता है, इसे हम कहते हैं मलक्का जल संधि। ठीक है, ये जो मलक्का जल संधि है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्तम जल संधि है। ठीक है, तो समझ गए मलक्का जल संधि कहाँ है? मलक्का जल संधि है जो आपको पतला सा रास्ता दिख रहा है, ये है। और ये किसे जोड़ती है? अंडमान सागर को जोड़ती है। किससे? साउथ चाइना सी से, दक्षिण चीन सागर से। ठीक है, अगला है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है पाक खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, ये पाक पाकिस्तान वाला पाक नहीं है। ठीक है, अब पाक जल संधि कहाँ पर है, ऐसे आइए चले इसे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर मानचित्र में देख रहे हैं, ये है भारत का दक्षिणी भाग। ठीक है, और भारत के दक्षिण में है श्रीलंका। तो जो पाक जल संधि है, ये है श्री राम सेतु, और इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर जो ये भाग है, ये है पाक खाड़ी, बे ऑफ पाक। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये पतला सा जो रास्ता दिख रहा है, ये जोड़ता है, इसे कहते हैं हम पाक जल संधि। ये जोड़ता है पाक खाड़ी को किससे? यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ये जोड़ता है किसे? पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। तो आप समझ गए। तो जो पाक जल संधि है, ये किसके बीच में है? पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, अगला है सुंडा जल संधि। अभी सुंडा जल संधि कहाँ पर है? ये है जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। चलिए आइए इसे भी हम मानचित्र में देख लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है? इंडियन ओशन, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, जितना आपको पानी दिख रहा है, पूरा हिंद महासागर है। और ये है जावा सी, जो आपको ये पूरा सागर दिख रहा है ना, ये है जावा सी। ठीक है, अब जो ये आपको ये पतला सा रास्ता दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम सुंडा जल संधि।
ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए, जो ये पतला सा रास्ता है इसे हम कहते हैं सुंडा जल संधि। मैं आपको इससे और ज़्यादा जूम करके दिखा देता हूँ। ये है इंडियन ओशन जो अभी मैंने आपको उसमें दिखाया, और ऊपर था उसके ये जो है जावा सागर। जो हमें पतला सा संकरा सा रास्ता दिख रहा था ना, तो वो ये है सुंडा जल संधि। ठीक है, तो सुंडा जल संधि किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है हिंद महासागर को जावा सागर से। ठीक है, देखिए अगला है कुक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ है? यह है दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के यहाँ पर है। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है कुक जल संधि। देखिए आपको पता होगा कि जो न्यूजीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो जो कुक जल संधि है ना, आप ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड का, ये है पूरा एक न्यूजीलैंड, और जो इसका ये ऊपरी भाग है इसे कहते हैं हम उत्तरी न्यूजीलैंड, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिण न्यूजीलैंड। ठीक है, जो आपको यही यहाँ पर पतला सा रास्ता दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं कुक जल संधि। क्या कहते हैं? कुक जल संधि। देखिए जो कुक जल संधि है इसके ऊपर भी प्रशांत महासागर है, उसके नीचे भी ये पूरा प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, तो कुक जल संधि कहाँ है? ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, और किन दोनों को आपस में जोड़ती है? ये जोड़ती है उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड की द्वीपों को। ठीक है, अगला है बेरिंग जल संधि। देखिए बेरिंग जल संधि के आगे कुछ लिखा नहीं, मैं आपको इसको मानचित्र में दिखा देता हूँ। बेरिंग जल संधि कहाँ है? ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है वैसे हिसाब से। आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है। ठीक है, ये जो ये भाग है, इसका जो लास्ट वाला भाग है, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा इस भाग से। ठीक है, जिसे हम अलास्का कहते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े होंगे क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इन दोनों को आपस में जो जल संधि जोड़ती है उसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। ये किसे जोड़ती है? ऊपर है आर्कटिक ओशन, और इसके नीचे है, ये देखिए आप, देखिए यहाँ पर लिखा है बेरिंग सी। ठीक है, बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है आर्कटिक ओशियन से। तो बेरिंग जल संधि किस किस के बीच में अगर परीक्षा में आ गया तो ये है आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ठीक है, देखिए अगला है डेविस जल संधि। ये डेविस जल संधि परीक्षा में पहले पूछा गया है। ठीक है, तो डेविस जल संधि कहाँ है? ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये कहाँ है? ग्रीनलैंड कनाडा। इस आपको मैं अभी मानचित्र में दिखाता हूँ, इससे पहले याद कर लीजिए। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है डेविस जल संधि। तो चलिए इसको अब हम मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए ये है कनाडा और ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में है डेविस जल संधि। यहाँ पर लिखा भी है हल्का सा, ये है डेविस। ठीक है, डेविस, यहाँ पर लिखा है डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि। ये किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को। यहाँ पर लिखा है, देखिए बेफिन की खाड़ी, ये जो पूरा आपको ये सागर दिख रहा है ये है बेफिन की खाड़ी। ठीक है, ये किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है आपको जो ये नीचे पूरा भाग दिख रहा है ये है नॉर्थ अटलांटिक सागर। ठीक है, तो डेविस जल संधि किसे जोड़ रही है? डेविस जल संधि जोड़ रही है बेफिन की खाड़ी को। किससे? नॉर्थ अटलांटिक सागर से। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आपके आ जाए कि डेविस जल संधि किसे जोड़ती है, तो आप हमेशा याद रखना डेविस जो जल संधि है ये जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। आपको मैंने दिखा दिया कि बेफिन की खाड़ी कहाँ है और अटलांटिक महासागर कहाँ है। एक बार आप ऐसा करिएगा, एटलस खोलिएगा, एटलस में आप इन जो मैंने जगह आपको बताई हैं इन्हें आप ढूंढिएगा। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा याद रहता है। अगला है फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा कहाँ है? यह है यूएसए में। तो फ्लोरिडा की जल संधि जो जोड़ती है ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, तो आप इसे याद करिए। वैसे तो जो फ्लोरिडा है ये किन दो सागर को जोड़ती है? ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। आइए देखते हैं कहाँ पर है फ्लोरिडा। तो सबसे पहले आप चलेंगे यूएसए। ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो ये है जो आपको ये नीचे को ये उभार वाला भाग दिख रहा है ना, ये है फ्लोरिडा। ठीक है, इसके ही दक्षिण में ये जो आपको ये पानी का ये पतला सा रास्ता दिख रहा है ना, ये तो ये है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, जो आपको ये पतला सा रास्ता दिख रहा है ये है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, इसे आप याद रखना। देखिए क्यूबा नीचे है और ऊपर यूएसए है, तो इन दोनों के बीच में है ये फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, किसे जोड़ रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? इस पूरे अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो जो ये फ्लोरिडा जल संधि है ये किसे जोड़ रही है? ये जोड़ रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, इसे याद रखना और बाद में अपने एटलस में भी इन जगहों को जरूर ढूंढ लेना।
अगला है हॉर्मुज। ये हॉर्मुज भी पहले परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो जो ये हॉर्मुज है ये कहाँ है, ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। ये दोनों देश हैं, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है, कि किन दो सागर को जोड़ती है। तो हॉर्मुज हॉर्मुज जो जल संधि है ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। आइए देखते हैं फारस की खाड़ी कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं किसे किसे जोड़ रही थी, ओमान और ईरान को। तो इसका मतलब है जो हॉर्मुज है ना, ये आपको ये पतला सा रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिएगा जो पतला सा रास्ता है ये है हॉर्मुज, ठीक है। कहाँ पर है, ये है हॉर्मुज जल संधि। ये जोड़ रही है, ये है फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये पतला सा रास्ता है इसे हम कहते हैं हॉर्मुज, ठीक है। याद रखोगे हॉर्मुज कहाँ पर है, हॉर्मुज फारस की खाड़ी को जोड़ता है यहाँ पर ओमान की खाड़ी से, ठीक है। ये है फारस की खाड़ी, ये है ओमान की खाड़ी, इन दोनों के बीच में है ये हॉर्मुज। तो हॉर्मुज फारस की खाड़ी को जोड़ता है किससे, ओमान की खाड़ी से, ठीक है। हमेशा याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार और देख लेते हैं, जो हॉर्मुज है ये जोड़ता है किससे, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जितनी बार सुनोगे उतना आपको ये याद रहेगा, ठीक है। देखिए अगला है हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि कहाँ पर स्थित है, ये है कनाडा में, ठीक है। लेकिन परीक्षा में पूछा जाना है कि ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ रही है। तो इसे याद रखना, जो हडसन जल संधि है ये जोड़ती है हडसन की खाड़ी को किससे, अटलांटिक महासागर से, ठीक है। इसे तो आप ऐसे ट्रिक से याद ही कर लो कि हडसन हडसन दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। याद रखना ये अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है कनाडा, ठीक। तो कनाडा के आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे ये है हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन बे है इन, और ये है आपका पूरा नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ये आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो जो हडसन की जल संधि है ना, ये जो आपको ये पतला सा रास्ता दिख रहा है ना इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला, तो ये है हडसन जल संधि, ठीक है। याद रखोगे तो हडसन की खाड़ी को नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, ये हडसन की जल संधि, ठीक है। और लास्ट है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, ये परीक्षा में बहुत पूछा गया है, ठीक है। आपने शायद अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो ये परीक्षा में पूछा गया है, आपकी बीएड में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। और किन दो देशों के बीच में है, यह है स्पेन और मोरक्को के बीच में। जो सबसे पहले मैंने आपको जब जल संधि समझाई ना, तो उसमें जो मैंने उदाहरण दिया था वो जिब्राल्टर जल संधि का ही दिया था। ये से एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये है भूमध्य सागर, जो आपको पूरा ये पानी दिख रहा है, ठीक है। ये है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये पूरा जहाँ आपको पूरा पानी दिख रहा है ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये पतला सा रास्ता दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पतला सा रास्ता है ना, ये है जिब्राल्टर जल संधि। क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर है स्पेन और दक्षिण में है, ठीक है। किन दो देशों के बीच में स्थित है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है ये पतला सा रास्ता जिब्राल्टर जल संधि। और किससे जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर को किससे, अटलांटिक महासागर से, ठीक है। तो दोस्तों ये थे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, इससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भूपर्पटी का रासायनिक संगठन। देखिए भूपर्पटी का रासायनिक संगठन का मतलब है, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वायुमंडल में तो लगभग सबको ही याद होगा, लेकिन आपकी परीक्षा में अब पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान है। तो इसे आप याद रखना, भूपर्पटी मतलब जो क्रस्ट है जहाँ पर हम चलते हैं ना, तो इसके नीचे जो ये भूमि है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी भूपर्पटी में, हमारी नीचे धरती में ये है 46% भाग में है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग में, 46% भाग में। उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज कहाँ पर किया जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में सिलिकॉन का यूज होता है। ये हमें मिलता है 27% भाग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा है, टॉप में है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर में है सिलिकॉन, तीसरे नंबर में है एल्यूमिनियम और चौथे नंबर में है लोहा, ठीक है, आयरन। इसे याद रखना, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद है लोहा, ठीक है, आयरन। ओसाई को याद रखना, ठीक है। इसका ये जो फॉर्मूला बन गया ओसाई, ओसाई, ठीक है। तो ओसाई से याद रखना कि भूपर्पटी में कितनी मात्रा में कौन कौन सा तत्व मौजूद है। सबसे ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर में है सिलिकॉन। इन दोनों को तो अच्छे से याद ही कर लेना।
देखिए अगला जो टॉपिक है वह है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो क्या है, वो है सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? आप इन देशों को एक नज़र में देख लीजिए, लेकिन ये देश तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसे मैप में। जो सहारा मरुस्थल है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। जो आपको ये ऊपर के जो पूरे देश दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ठीक है, कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में भी कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, सहारा मरुस्थल। दूसरे नंबर पर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आइए देख लेते हैं कहाँ पर है। यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर स्थित है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, इसे आप याद रखना। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल का ही दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद दूसरे नंबर में कौन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे। तो याद रखना, सबसे जो बड़ा मरुस्थल है पूरा विश्व का वो है सहारा मरुस्थल। दूसरे नंबर में है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तीसरे नंबर पर है अरब मरुस्थल। ठीक है, अरब मरुस्थल का है, ये अरब में ही है। ठीक है, सऊदी अरब। और आपने ये सऊदी अरब देखा ही होगा, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। तो जो सऊदी अरब है, तो आपको दिख रहा है ना सऊदी अरब, तो यहाँ पर ही है अरब मरुस्थल। ठीक है, अगले नंबर पर है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल का है, ये है मंगोलिया चाइना में। ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री में है। देखिए यहाँ पर है गोबी मरुस्थल, पूछा जाता है पेपर में गोबी मरुस्थल का है, तो गोबी मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बड़ी भाग में है गोबी मरुस्थल। ठीक है, क्या है इसका नाम? गोबी मरुस्थल। गोबी से याद रख लेना। ठीक है, गोबी मरुस्थल। और एक मरुस्थल और है तकला माकन। क्या है? तकला माकन। तो तकला माकन मरुस्थल का है, ये सब ये अभी देख लीजिए। तो तकला माकन जो मरुस्थल है वो है चाइना में, यहाँ पर है। ठीक है, तकला माकन मरुस्थल का है, चाइना में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो तकला माकन मरुस्थल का है, ये है चाइना में और चाइना के इस भाग पर है। ठीक है, यहाँ पर है तकला माकन मरुस्थल, ये सभी आप याद रखना। देखिए अगला है यहाँ पर गोबी मरुस्थल के बाद है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है ये है बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना वैसे आप याद कर लीजिए देश का नाम है, लेकिन कालाहारी मरुस्थल सिर्फ बोत्सवाना देश में ही नहीं है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। जो कालाहारी मरुस्थल है यह है हमारा अफ्रीका में है, अफ्रीका के भी दक्षिणी भाग में है। कहाँ पर है? आप देख रहे हैं, ये आपको बोत्सवाना दिख रहा है ना। तो जो कालाहारी मरुस्थल है यह हमारा फैला है इस पूरे भाग में। ठीक है, कुछ लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में है बोत्सवाना में, और कुछ कुछ भाग इसका जिम्बाब्वे में भी है। जैसे हमारे जो थार मरुस्थल है वो ज़्यादातर जो है वो भारत में है, लेकिन उसका कुछ भाग कहाँ है? पाकिस्तान में कुछ कुछ भाग उसका पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही बोत्सवाना इसका मेन जगह है किसका? कालाहारी का, ये पूछा जाता है। ठीक है, कालाहारी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कालाहारी से कि बुशमैन जो ये जनजाति होती है, तो बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ये हाल ही में UKSSC के एग्जाम में पूछा था। तो बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? यह है अफ्रीका में, और अफ्रीका के भी कहाँ पर? यह है यहाँ पर बोत्सवाना में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ है कालाहारी मरुस्थल? बोत्सवाना में है। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति कौन सी है? वो है बुशमैन। ठीक है, अगला है तकला माकन। आगे देखिए तकला माकन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर तकला मकान लिखा है लेकिन तकला माकन है। ठीक है, माकन, तकला माकन कहाँ है? ये है चीन में। ठीक है, इसे याद रखना। अगला है नामीब मरुस्थल। तो नामीब मरुस्थल कहाँ है? यह है नामीबिया में। नाम से आप इसको अगर ऑप्शन में भी गया तो आप कर लोगे। प्रश्न है अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नामीब जो मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप याद रखना ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के भी आप देखें दक्षिण में, देखिए यहाँ पर लिखा है नामीबिया। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है नामीब मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, और किस देश में है? नामीबिया में है। ठीक है, अगला है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल आपको पता ही है हमारे भारत में है, जो हमारा राजस्थान वाला इलाका है यहाँ पर है थार मरुस्थल। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी पश्चिम भारत में और पाकिस्तान के कुछ भाग में स्थित है। ठीक है, अगला है अटाकामा।
ये परीक्षा में पूछा गया है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी चिली में है। ये आपको दिखा देता हूँ आटाकामा कहाँ है। उससे पहले एक चीज़ और याद रखना कि आटाकामा अगर पूछ लिया जाए कि किस महाद्वीप में स्थित है तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल ये है दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर देखिए आप चिली यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चिली के उत्तरी साइड में है, तो यहाँ पर है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पर है? इस साइड में है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल याद रखो कि क्या नाम है? आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो ये थे विश्व के प्रमुख हमारे मरुस्थल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। सबसे टॉप में है सहारा, सहारा के बाद है ग्रेट सैंडी और तीसरे नंबर में है अरब सागर। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रखना, कभी भूल गए। और वो कितने वर्ण हैं इसमें, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो कौन किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है विश्व में। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और चौथे नंबर में है गोबी। ठीक है, गोबी को भी ऐसे याद कर लेना, GOBI। ठीक है, तो कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, तो चौथे नंबर में है। ठीक है, ऐसे भी याद कर लेना। पहले नंबर में सहारा, दूसरे नंबर में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसे याद कर लेना। ठीक है, ग्रेट सैंडी, ये परीक्षा में पूछा गया है। और तीसरे नंबर में अरब, चौथे नंबर में है गोबी। देखिए अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण स्थानीय पवने। देखिए स्थानीय पवने किसे कहते हैं? आप इसे ऐसे समझिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो भी हवाएं चलती हैं उन्हें हम स्थानीय पवने कहते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में लू चलती है, गर्मियों के दिनों में चलती है लू, और हर साल चलती है। ठीक है, मानसून आने से पहले मई जून जुलाई के महीने में लू अपना बहुत भयंकर प्रकोप दिखाती है ना। और लू क्या है? एक गर्म हवा है। ठीक है, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि गर्म हवा कौन सी है, ठंडी हवा कौन सी है। अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगा। तो लू जिस प्रकार लू क्या है, वो भारत के उत्तरी भाग में चलती है ना, गर्मियों के मौसम में चलती है, एक निश्चित समय अंतराल में चलती है। फिर उसके बाद जैसे ही मानसून आता है तो वो फिर लू खत्म हो जाती है, फिर 1 साल बाद फिर आप वापस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विश्व के प्रमुख जगहों पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद कुछ पवनें चलती हैं। ये पवनें या तो गर्म पवनें होती हैं या फिर ये ठंडी पवनें होती हैं। तो चलिए, परीक्षा में से प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और BEd में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व की प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है लू। तो लू चलती है हमारे भारत में और पाकिस्तान में भी चलती है। ठीक है, ये होती है गर्म, इसे याद रखना। लू कहाँ चलती है? ये हमारे भारत में चलती है और पाकिस्तान में चलती है, ये आपको वैसे भी याद भी होगा। दूसरे नंबर में है चिनूक। ये चिनूक पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चिनूक जो गर्म हवा है, ठीक है, ये कहाँ चलती है? ये चलती है रॉकी पर्वत। अब रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत है अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इसे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है अमेरिका, और अमेरिका में इस तरह रॉकी पर्वतमाला है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में रॉकी पर्वतमाला है। तो जो चिनूक है ना, जो मैंने आपको चिनूक बताया, ये चिनूक इन पर्वत श्रेणियों के पूर्व की ओर इस प्रकार बहती हैं। ठीक है, गर्म हवाएं होती हैं, इस प्रकार बहती हैं। ठीक है, आगे को, तो इन्हें कहते हैं हम क्या? चिनूक। क्या कहते हैं? चिनूक। ठीक है, चिनूक पवनें कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं हमारी अमेरिका में बहती हैं, इस साइड से आगे की ओर बहती हैं। ठीक है, तो याद रखोगे चिनूक कहाँ है? चिनूक बहती है, ये गर्म हवाएं होती हैं और अमेरिका में बहती हैं। ठीक है, मैं मानचित्र के द्वारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे कि ये चीज़ें होती कहाँ पर हैं। नहीं तो मैं आपको इस ऐसे ही दिखा देता और बोल देता कि लू बहती है यहाँ, चिनूक बहती है यहाँ, तो आप पढ़ भी लोगे और कुछ समय बाद वो आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें हो कहाँ रही है। ठीक है, देखिए अगला है हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन, इसे हम डॉक्टर विंडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर विंडे कहते हैं। इसका नाम याद रख लेना, डॉक्टर विंडे कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर विंड कहाँ बहती है? तो डॉक्टर विंड किसे कहते हैं? ये कहते हैं हरमट्टन को। हरमट्टन जो पवनें होती हैं ये होती है गर्म पवनें। पहले हम गर्म पवन देख लेते हैं। ठीक है, ये बहती है पश्चिमी अफ्रीका में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हरमट्टन पवनें कहाँ बहती हैं। ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के इस भाग में, ठीक है, इस साइड को बहती हैं। ठीक है, ये पश्चिम की ओर को बहती हैं, तो इस साइड को बहती हैं हरमट्टन पवनें। याद रखोगे, हरमट्टन कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं अफ्रीका में बहती हैं, और इन्हें डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ठीक है, अगला है सिराको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिराको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे ब्लड रेन, खूनी वर्षा का कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है आपको बताता हूँ। कहाँ बहती है? ये बहती है सहारा मरुस्थल में।
ठीक है, और गर्म होती है। ठीक है, इसे भी याद रखना। सिराको कहाँ बहती है? सहारा मरुस्थल में बहती है और गर्म होती है। तो जो सिराको है, देखिए इसे ब्लड रेन क्यों कहते हैं? जो मैंने कहा ना सहारा मरुस्थल में बहती है, ये है पूरा सहारा मरुस्थल। ठीक है, समझना इस बात को। अब जो सहारा मरुस्थल है, इसके जो इसमें यहाँ पूरी जो बालू है, मिट्टी है, ये होती है लाल रंग की। ठीक है, किस रंग की होती है? लाल रंग की। अब जब हवाएं चलती हैं, सिराको जो पवनें हैं ये चलती हैं उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर में ये है यूरोप। ठीक है, तो ये चलती हैं उत्तर की ओर। और जब ये चलती हैं, आपने देखा ही होगा, जब हवा चलती है तो अपने साथ धूल धक्कड़ सब उड़ा के ले जाती है। तो ये यहाँ से ले जाती है, ये जो ये लाल रंग के कण होते हैं मिट्टी के, बालू के, इन्हें ये उड़ाते हुए ले जाती है ऊपर की साइड को। ठीक है, यूरोप की साइड को। और जब ये जो पवनें हैं ये पहुंचती हैं यहाँ इटली में। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ये इटली है। तो ये जब पहुंचती हैं यहाँ इटली में, इस साइड को पहुंचती हैं, तो फिर नीचे से, क्योंकि ये गर्म होती हैं और गर्म होने के कारण ये जो यहाँ नीचे पानी है भूमध्य सागर से, यहाँ से ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, ठीक है, कुछ पानी को अवशोषित कर लेती हैं और अपने साथ पानी को भी ले जाती हैं। और अपने साथ ये वेपर फॉर्म में पानी को भी ले जाती हैं। और जैसे ही ये इटली वाले इलाके में पहुँचती हैं, यहाँ पहुँचती हैं इटली वाले इलाके में, और फिर यहाँ पर बरस जाती हैं। बरस जाती कहने का मतलब है यहाँ पर ये वर्षा के फॉर्म में ये नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, अभी जो पानी नीचे गिरा, बारिश के फॉर्म में पानी नीचे गिरा, और उसमें थी लाल मिट्टी। ठीक है, लाल बालू के कण थे। तो वो लाल बालू के कण भी मिट्टी के साथ ही नीचे भी गिरते हैं और ऐसा लगता है जैसे खूनी वर्षा हो रही है। पूरा जो बारिश का जो रंग हो जाता है वो हो जाता है लाल। और इस कारण सिराको जो पवनें होती हैं इन्हें ब्लड रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड रेन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे कि सिराको जो विंड है ये बहती है अफ्रीका से ऊपर की ओर। ठीक है, कहाँ को? यूरोप की साइड को बहती हैं और सहारा मरुस्थल से उड़ती हैं और इटली में ये वर्षा करती हैं, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? ब्लड रेन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला है खमसीन। खमसीन ये गर्म होती है और मिस्र में बहती है। खमसीन ऐसे याद रखिएगा, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये है मिस्र। ठीक है, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। तो यहीं बहती है क्या? खमसीन। क्या कहते हैं इसको? खमसीन। ठीक है, तो खमसीन कहाँ बहती है? ये बहती है इजिप्ट में। और अगला है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर पेपर में पहले पूछा गया है। देखिए नॉर्वेस्टर जो है ये गर्म हवा होती है और ये न्यूजीलैंड में बहती है। ठीक है, नौ से नॉर्वेस्टर, नौ से न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखना। अब ये है न्यूजीलैंड, आपको जो ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दिख रहा है ना, ये है न्यूजीलैंड और यहीं पर बहती है नॉर्वेस्टर। ठीक है, देखिए ये थी गर्म हवाएं। आइए अब देख लेते हैं कुछ ठंडी हवाएं। तो सबसे पहले है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो बहती है ये स्पेन और फ्रांस के बीच में बहती है, ठंडी होती है। ठीक है, मिस्ट्रल। तो आपको दिखा देता हूँ मिस्ट्रल कहाँ पर बहती हैं? स्पेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये है स्पेन और ये है फ्रांस, तो इन दोनों के बीच में बहती है मिस्ट्रल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहती है मिस्ट्रल, ये होती है ठंडी। ठीक है, याद रखना। अगला है इसमें जो ठंडी हवा है वो है ब्लिज़ार्ड। इस जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने ऐसे याद किया था, ये देखिए जड़ लिखा है ना, तो पहाड़ी में बोलते हैं ना जड़ा हुआ कहते हैं। तो मैंने ये ऐसे याद किया था, ठंडी होती है और जड़ा कहाँ होगा? टुंड्रा प्रदेशों में होगा। तो मैंने उसमें ऐसे याद किया था, बाद में मुझे याद हो गया था। ठीक है, तो ब्लिज़ार्ड बहती है, ठंडी होती हैं, टुंड्रा प्रदेशों में बहती है। और टुंड्रा प्रदेश कहाँ होते हैं? जो अब विश्व के मानचित्र में जो ये ऊपरी वाला भाग है ना पूरा ही, ये पूरा टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ बर्फ़ ही रहती है हमेशा। तो टुंड्रा प्रदेश में बहती है कौन सी हवा? ब्लिज़ार्ड हवा। ठीक है, तो ये थे प्रमुख स्थानीय पवनें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा और मैंने आपको मैप में दिखा दिया। आप भी, आपके पास जो मैप होगा उसमें भी आप इन जगहों को ढूंढिएगा। ठीक है, अपने एटलस में ढूंढिएगा, आपके पास जो भी मानचित्र है उसमें देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आगे भी मैं अगली वीडियोस में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँगा, मैप के द्वारा आपको समझाऊंगा। कुछ अन्य टॉपिक्स को भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेता, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। आपको मैंने जो भी आज ये टॉपिक बताए, जो भी इसमें मैंने आपको पॉइंट से बताए हैं, इन्हें आप याद रखना, खुद से इनको ढूंढिएगा मानचित्र में। ठीक है, और एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन पेपर्स को, उन वीडियोस को आप देखिएगा। ठीक है, और वे क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन टॉपिक को आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही तैयारी भी होती है। ठीक है, मैंने जब अपना बीएड एंट्रेंस दिया था 2020 में, तो मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ 2 ही थे,
तो मैंने उनके क्वेश्चन देखे कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उन टॉपिक को मैंने फिर तैयार किया था, ठीक है। और फिर मुझे SSJ कैंपस अल्मोड़ा मिला भी था, ठीक है। तो ये इसका फल मिलता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझसे वहाँ पर्सनली भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।